साथियों नमस्कार। उत्तराखंड लेक्चर एग्जामिनेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की तीसरी पार्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की 100+ MCQs में हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और सामान्य हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण 100+ MCQs। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो लेक्चर जिसमें हम 100+ MCQs लेके आए हैं आपके लिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में, 1965 में, 1972 में या 1986 में? तो साथियों याद रखिएगा, NCERT की जो स्थापना हुई थी 1 सितंबर को हुई थी। 1 सितंबर 1961 को हुई थी, याद रखिएगा, 1 सितंबर 1961, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो डेट भी याद रखिएगा, डे भी याद रखिएगा। साथ में ये भी याद रखिएगा, जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो क्या होते हैं? शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और ये जो NCERT थी वो 7 बॉडीज़ को मर्ज करके बनाया गया था। इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो याद रखिएगा। शैक्षिक टेक्नोलॉजिकल जो संस्थान हैं इसके, वो हैं आपके कौन कौन से? मैसूर है आपका, भोपाल है, अजमेर है, भुवनेश्वर है और शिलोंग है। इनके 5 इसके जो हैं क्या हैं? टेक्नोलॉजिकल संस्थान हैं। NCERT का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। 5 अक्षर हैं तो इसके 5 ही क्या हैं? टेक्नोलॉजिकल संस्थान में ही, ये भी याद रखिएगा। और NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगर आपको इसके जो संस्थान हैं वो याद नहीं होते हैं तो इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा। इसकी ट्रिक है MBBS। इसमें एक ए जोड़ दीजिएगा, MBBSA, ठीक है। तो M का मतलब क्या है यहाँ पर? मैसूर है। M का मतलब क्या है? मैसूर हो गया। और B की मीन्स हो जाएगा भोपाल हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। और इधर B का मतलब आप भुवनेश्वर लगा लीजिए, किसी एक को भी लगा ले सकते हैं आप, भुवनेश्वर। और S मीन्स क्या हो जाएगा? शिलोंग हो जाएगा, शिलोंग हो जाएगा। और A मीन्स हो जाएगा अजमेर, इसे आप नहीं भूलेंगे। तो मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर, शिलोंग, अजमेर, MBBSA, याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, NCERT का मुख्य कार्य क्या है? उच्च शिक्षा के लिए नीति बनाना, विद्यालय शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री तैयार करना, विद्यालयों को मान्यता देना या फिर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। साथियों इसका आंसर रहेगा विद्यालयी शिक्षा के लिए क्या करना? पाठ्यक्रम बनाना और शिक्षण सामग्री तैयार करना NCERT का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2005 में, 2010 में, 1998 में या 1986 में? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना हुई थी नेशनल नॉलेज कमीशन, इसके अध्यक्ष सैम प्रत्योदा थे, ये भी याद रखना। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2005 में। इसकी डेट भी याद रखिएगा, एग्जैक्ट डेट है इसकी 13 जून, 13 जून है इसकी, याद रखिएगा, 13 जून 2005। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना जो हुई थी 13 जून 2005 को हुई थी। और इसने जो अपनी रिपोर्ट दी 2006, 7, 8 सभी ईयर में दी। और अंतिम जो रिपोर्ट दी थी इसने 2009 में दी थी, याद रखिएगा। किस नाम से दी थी ये भी आ सकता है क्वेश्चन। राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, किस नाम से दी थी? राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, इस नाम से इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? सूचना और ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार करना, इंजीनियरिंग शिक्षा में सुधार करना, या सभी? तो साथियों याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी कि सूचना को जन जन तक पहुंचाना, ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार करना, इंजीनियरिंग में भी क्या करना? सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य फोकस क्या था? मूल्य शिक्षा और समानता से था, या व्यावसायिक शिक्षा का विकास से संबंधित था, या फिर आपका प्रौद्योगिकी आधारित था, या फिर सभी था? तो याद रखिएगा, जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मुख्य फोकस था इन सभी पर था। मूल्य शिक्षा पर भी था, व्यावसायिक शिक्षा पर भी था और प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा पर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, डिजिटल इंडिया या शिक्षा के अधिकार का अधिनियम। तो साथियों याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया था 1986 की जो नीति थी, शिक्षा नीति, उसके तहत प्राथमिक शिक्षा में, ये भी याद रखिए प्राथमिक शिक्षा पूछ रहा है, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात यहाँ पर कही गई थी 1986 की शिक्षा नीति के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, NEP 1986 में सर्व शिक्षा अभियान भी इस पर लागू किया गया था, तो इसके उद्देश्य क्या हैं ये पूछ रहा है। उच्च शिक्षा की सुधार के लिए इसको लागू किया गया था, या सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए, या ग्रामीण शिक्षा को सुधारने के लिए, या फिर शिक्षक प्रशिक्षण के लिए सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, साथियों याद रखिएगा, सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान ये लागू किया गया था 1986 की शिक्षा नीति के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी विशेष कार्यक्रम यहाँ पर लागू किए गए थे? महिला साक्षरता मिशन लागू किया गया था, या महिला और बाल विकास योजनाएं लागू की गई थी, शिक्षा की समानता योजनाएं लागू की गई थी, या महिला शिक्षा योजना लागू की गई थी? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल विकास योजनाएं लागू की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 है, 9 जो है स्किप है यहाँ पर, मूल्य शिक्षा से संबंधित है। मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है आपको। नैतिकता और सद्गुणों का बढ़ावा देना, विज्ञान शिक्षा को प्राथमिकता देना, सिर्फ धार्मिक शिक्षा देना, या फिर आपका खेल और मनोरंजन को बढ़ावा देना। तो बताइएगा मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूल्य शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है साथियों, नैतिकता और सद्गुणों को बढ़ावा देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस राष्ट्रीय नीति में मूल्य शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर, या 2020 पर, या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पर, या फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पर? किस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है? मूल्य शिक्षा पर। तो याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है मूल्य शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा का एक प्रमुख घटक क्या है? तकनीकी ज्ञान, सामाजिक और नैतिक विकास, गणितीय कौशल, या फिर खेल और मनोरंजन? तो मूल्य शिक्षा का जो मुख्य घटक है वो क्या है? सामाजिक और नैतिक विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में मूल्य शिक्षा को किस प्रकार हम बढ़ावा दे सकते हैं? नैतिक कहानियाँ और पाठ्यक्रम के द्वारा, केवल धार्मिक शिक्षा के द्वारा, या फिर हम विज्ञान के द्वारा, विज्ञान शिक्षा के द्वारा, या फिर केवल परीक्षा आधारित शिक्षण के अलावा? तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, विद्यालयों में अगर नैतिक मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नैतिक कहानियाँ को और पाठ्यक्रम को इसमें हम सम्मिलित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन से संबंधित है। शिक्षक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है पूछ रहा है। शिक्षक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षकों को दंडित करना, केवल शिक्षकों की पदोन्नति सुनिश्चित करना, या छात्रों को नियंत्रित करना? तो शिक्षण का जो मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो क्या है? शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों का मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाना चाहिए? उनकी परीक्षा परिणाम के आधार पर किया जाना चाहिए, या फिर शिक्षण विधियों, नवाचार और छात्रों की प्रतिक्रिया के आधार पर किया जाना चाहिए, या उनकी उपस्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए, या केवल विद्यालय के नियमों का अगर वो पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसके आधार पर शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? तो साथियों याद रखें, शिक्षकों का जो मूल्यांकन है वो शिक्षण विधियों, नवाचारों और छात्रों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिक्षक मूल्यांकन में कौन सा प्रमुख घटक शामिल नहीं है? पाठ्य योजना की तैयारी, विद्यार्थियों की परीक्षा परिणाम, शिक्षकों का ड्रेस कोड, या फिर शिक्षण की प्रभावशालिता? तो याद रखिए, शिक्षक का जो ड्रेस कोड है वो शिक्षक मूल्यांकन का प्रमुख घटक नहीं है। बाकी पाठ की योजना किस तरह से बना रहा है वो, विद्यार्थियों के उसका परिणाम किस तरह से आ रहा है, मूल्यांकन कर सकते हैं इससे हम शिक्षकों का, या फिर उसकी जो प्रभावशालिता है उससे भी हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, ड्रेस कोड के द्वारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों के पेशेवर विकास में सुधार के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली है? नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाने चाहिए, या शिक्षकों की छटनी करनी चाहिए, या कठोर अनुशासन नियम वगैरह लगवाने चाहिए, या ऑनलाइन शिक्षा दी जानी चाहिए? तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमको नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम करने चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकें शिक्षकों का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षक मूल्यांकन में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो कौन सा नहीं आपको बताना है। कक्षा प्रबंधन कौशल, छात्रों के साथ संवाद, व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति या शिक्षण नवाचार। तो शिक्षण मूल्यांकन में जो होता है यहाँ पर आर्थिक स्थिति जो है ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, बाकी जो है आपका मैनेजमेंट कैसा है, आपका क्लास मैनेजमेंट कैसा है, छात्रों के साथ संवाद कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, और आपकी जो इनोवेशन टेक्निक हैं वो कैसी हैं, उस पर जो है शिक्षक मूल्यांकन निर्धारित होता है, न कि व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और एनईपी जो आपका 2020 है, इसके बीच मुख्य अंतर क्या है ये पूछ रहा है। दोनों में अंतर क्या है? 86 जो की नीति जो है केवल साक्षरता पर आधारित थी, जबकि 2020 नीति जो है वो कौशल पर विकास पर आधारित है। 86 की जो नीति है वो कह रहा है कि शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर केंद्रित थी, जबकि 2020 की नीति केवल स्कूल शिक्षा पर केंद्रित थी। या दोनों नीतियां समान हैं, या फिर कह रहा है ऑप्शन डी 86 नीति का फोकस केवल ग्रामीण शिक्षा पर था। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोनों नीतियों में अंतर पूछ रहा है, क्या अंतर है? तो साथ इसमें याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 1986 की जो नीति थी वो साक्षरता पर आधारित थी, है ना, और जबकि 2020 की जो नीति है वो किस पर आधारित है? कौशल विकास पर आधारित है। ये महत्वपूर्ण अंतर है दोनों नीतियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? दिल्ली में है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको बताया था 1 सितंबर 1961 को हुई थी, याद रखिएगा, 1 सितंबर 1961 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत किस योजना ने शैक्षिक अवसरों को समान रूप से बढ़ावा दिया? किसको बढ़ावा दिया आपको बताना है। डिजिटल इंडिया को, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को, या आत्मनिर्भर भारत को, या निःशुल्क उच्च शिक्षा योजना को? तो किसको बढ़ावा दिया? समान रूप से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को ये समान रूप से इसने बढ़ावा दिया, शैक्षिक अवसरों को समान रूप से इसमें बढ़ावा दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड याद रखिएगा, सभी के लिए जो था शैक्षिक अवसर इसमें मिले थे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए क्या सुझाव दिया था? विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने पर सुझाव दिया था, पाठ्यक्रम में लचीलापन लाने पर सुझाव दिया था, शिक्षकों के लिए अनिवार्य मूल्यांकन पर इन्होंने सुझाव दिया था, या उपरोक्त सभी पर? तो सभी पर इन्होंने सुझाव दिया था। विश्वविद्यालयों की संख्या को बढ़ाने पर भी इन्होंने बात कही थी, पाठ्यक्रम को लचीलापन बनाने की भी बात कही थी, और शिक्षकों के लिए ये अनिवार्य मूल्यांकन की भी बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? नैतिक निर्णय लेने की क्षमता, गणितीय क्षमता, या फिर आपका तकनीकी ज्ञान, या फिर शारीरिक स्वास्थ्य? तो मूल्य शिक्षा का जो महत्वपूर्ण तत्व है वो कौन है? नैतिक निर्णय लेने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है? शिक्षकों की प्रभावी ट्रेनिंग, या अधिक परीक्षाएं कराना, या स्कूलों की संख्या बढ़ाना, या सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा पर ध्यान देना? शिक्षा की गुणवत्ता अगर बनानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? शिक्षकों को प्रभावी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए समय समय पर, जिससे कि वो अपडेट होते रहें। नेक्स्ट है, शिक्षण कार्य संतुष्टि से संबंधित एमसीक्यू। शिक्षण कार्य संतुष्टि का मुख्य कारक क्या है? भत्ते और वेतन और भत्ते, विद्यार्थियों की प्रगति और प्रतिक्रिया, केवल कार्यस्थल की भौतिक सुविधाएं, या केवल अवकाश और छुट्टियां? तो विद्यार्थियों की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं या प्रगति जो होती है, अगर विद्यार्थी प्रगति कर रहे हैं किसी शिक्षक के और उनकी पॉजिटिव प्रतिक्रिया आ रही है, तो इससे क्या होगा? शिक्षण कार्य में संतुष्टि होती है शिक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों की कार्य संतुष्टि को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या हो सकता है? अधिक कार्यभार देना, नियमित प्रशिक्षण और प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना, शिक्षकों की निगरानी को बढ़ाना, या फिर क्या करना? नियमित इनका वेतन वृद्धि करना। तो यहाँ पर जो रहेगा, उनकी कार्य संतुष्टि को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? नियमित प्रशिक्षण होना चाहिए, और उनका क्या होना चाहिए? प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहलू से शिक्षकों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है? उचित शिक्षण संसाधनों की कमी से उनमें असंतोष उत्पन्न हो सकता है, या सकारात्मक कार्य वातावरण से, या विद्यार्थियों के साथ अच्छे संबंधों से, या उचित सम्मान और सराहना से? तो किससे होगा? उचित शिक्षण अगर आपके संसाधन हैं, अगर शिक्षण संसाधन की कमी है तो इससे क्या होगा? उनमें असंतोष उत्पन्न होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य संतुष्टि का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? किस पर पड़ता है? शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता पर पड़ता है, या विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर पड़ता है, या सभी पर पड़ता है?
तो साथ ही याद रखिएगा, जो शिक्षण की जो कार्यकुशलता है उसका जो प्रभाव होता है सभी पर पड़ता है, मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है शिक्षकों के, विद्यार्थी जो है अच्छे से सीख नहीं पाएंगे इससे, है ना, और उनके प्रदर्शन पर भी इससे प्रभाव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों की संतुष्टि को मापने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? विद्यार्थियों और अभिभावकों की प्रतिक्रिया, शिक्षकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड, या परीक्षा परिणाम, या प्रशासनिक रिपोर्ट। तो अगर शिक्षकों की जो कार्य संतुष्टि है उसको मापें तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? विद्यार्थियों से क्या लें? फीडबैक लें, और अभिभावकों से क्या लें? फीडबैक लें, प्रतिक्रिया लें। तो वही क्या होता है? शिक्षकों की संतुष्टि को मापने का सबसे अच्छा तरीका होता है। साथियों ने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामान्य अध्ययन से संबंधित हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिटिल, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 विद्रोह के समय जो था लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया? इंडिया फॉर इंडियन, लाला लाजपत राय ने, दादा भाई नेहरूजी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या अरविंद घोष ने। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था इंडिया फॉर इंडियंस। नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की? 1909 के अधिनियम से, 1919 के अधिनियम से, 35 के, या 47 के। तो याद रखिएगा 1919 के अधिनियम से जो है द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी भारत में अंग्रेजों के समय। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान कर मत दो, ठीक है, का नारा दिया गया था? कर मत दो, टैक्स मत दो कहने का मतलब है। तो असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, या स्वदेशी आंदोलन के समय। तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है कर मत दो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया? उसमें भारतीय सदस्य नहीं थे उस कमीशन में, इसलिए उसका विरोध किया गया। उसने भारत की स्वतंत्रता का विरोध किया, या उसने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, या उसने भारतीय उद्योगों का विरोध किया। तो याद रखिएगा उसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन का क्या किया गया? विरोध किया गया। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? सिंपल सा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट है, किसने राम राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने जो है राम राज्य की अवधारणा जो है प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1940 में, 41 में, 42 में, या फिर 43 में। तो याद रखिएगा कब हुआ था ये? 1942 में, 8 अगस्त 1942। ये भी याद रखिएगा, 8 अगस्त, अगस्त क्रांति के नाम से भी ये फिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, किसने वंदे मातरम गीत लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, या सरोजिनी नायडू, या सुभाष चंद्र बोस। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे इन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत भारत को डोमिनियस स्टेट का दर्जा दिया गया? 1909 अधिनियम के तहत दिया गया, या 1919 के अधिनियम के तहत दिया गया, या फिर आपका 1935 के अधिनियम के थ्रू दिया गया, या फिर 1947 के अधिनियम के थ्रू दिया गया। तो याद रखिए 1947 के अधिनियम के थ्रू भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, या सुभाष चंद्र बोस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी ने है लिखी है ये पुस्तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया? इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, राजीव गांधी ने, या मोरारजी देसाई ने। तो साथियों याद रखिएगा गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था वो दिया था किसने? गरीबी हटाओ, ये जो नारा दिया था किसने दिया था? ये दिया था इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में रखी गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929, या कलकत्ता अधिवेशन 1928, बम्बई अधिवेशन 1930, या मद्रास अधिवेशन 1927। तो याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, और उसके बाद जो है 1930 में जो है 26 जनवरी 1930 को जो है यहाँ पर पूर्ण स्वराज को यहाँ पर जो है लाया गया। इसी वजह से जो है आगे 26 जनवरी 1950 को जो है फिर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में किसने झांसी की रानी का साथ दिया था? नाना साहेब ने, तात्या टोपे ने, बहादुर शाह जफर ने या बख्त खान ने? तो याद रखिएगा इसमें तात्या टोपे ने जो था साथ दिया था किसका? झांसी की रानी का। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित या अरुणा आसफ अली? तो कौन थी? याद रखिएगा एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है भारतीय समाज सुधार सभा किसकी? भारतीय समाज सुधार सभा की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा दयानंद सरस्वती ने, महादेव गोविंद रनाडे ने, ईश्वर चंद विद्यासागर ने या राजाराम मोहन राय ने? भारतीय समाज सुधार की जो समाज सुधार सभा जो थी इसकी स्थापना की थी महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत भारतीयों को पहली बार केंद्रीय व्यवस्थापिका में शामिल किया गया? 1961 के भारतीय परिषद अधिनियम से या 1992 के या 1909 के या फिर 1919 के? तो याद रखिएगा 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के थ्रू जो है भारतीयों को पहली बार केंद्रीय व्यवस्थापिका में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला आंदोलन कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह था या 1857 का विद्रोह था? तो याद रखिएगा 1857 का जो विद्रोह था ये जो था पहला आंदोलन था ब्रिटिश शासन के खिलाफ। नेक्स्ट है किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल गार्डनर और नेपाली उत्तराखंड से संबंधित अब हम लेके आए हैं साथियों आपके लिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है कर्नल गार्डनर और नेपाली गोरखा शासक बम शाह के बीच किस तिथि को संधि हुई थी जिसके तहत कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई? 27 अप्रैल 1914, 27 अप्रैल 1915 या 27 अप्रैल 1916 या 27 अप्रैल 1817? ठीक है, तो 1814, 15, 16, 17 और डेट जो है एक जैसी हैं 27 अप्रैल। तो साथियों याद रखिएगा जो ये संधि हुई थी कर्नल गार्डनर और जो नेपाली गोरखा शासक था बम शाह, तो इसके बीच कब हुई थी संधि? 27 अप्रैल 1815 को हुई थी। साथियों आज हम जो हैं इस वीडियो में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और जो भारत का जो सामान्य ज्ञान है उससे संबंधित जो है आधुनिक भारत से संबंधित जो आधुनिक जो है क्वेश्चन लेके आए हैं, जनरल अवेयरनेस लेके आए हैं। तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी कब लाया गया जिसके फलस्वरूप पौड़ी गढ़वाल नामक एक नया जनपद का भी गठन हुआ था? 1838 में, 39 में, 40 में या फिर 41 में? तो याद रखिएगा इसका आंसर। तो साथियों इसका आंसर रहेगा 1840। 1840 में जो है पौड़ी गढ़वाल जो है जनपद बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता तक कुमाऊं मंडल में कौन से 3 जिले बने रहे जब टिहरी गढ़वाल एक रियासत के रूप में था? स्वतंत्रता तक जब स्वतंत्र हुआ था तो उस वक्त कुमाऊं मंडल में कौन से 3 जिले बने थे जब तक जो था आपका टिहरी गढ़वाल एक रियासत के रूप में था? तो ऑप्शन आपके पास है पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल। दूसरा ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल। तीसरा है बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल। चौथा है पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा। तो कौन से बने थे आपके? तो ये बने थे आपके पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा। नेक्स्ट है आरंभ में अंग्रेजी शासन के समय उत्तराखंड को किन 2 राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था? कुमाऊं जनपद, टिहरी गढ़वाल राज्य, टिहरी गढ़वाल या अल्मोड़ा। और तीसरा ऑप्शन है कुमाऊं जनपद, श्रीनगर क्षेत्र, अल्मोड़ा जनपद और श्रीनगर क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कुमाऊं जनपद और टिहरी गढ़वाल राज्य, ये 2 जो हैं प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर गढ़वाल को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजी सेना कब आई? अक्टूबर 1814 को आई या फिर 1815 को या 16 को या 17 को? तो याद रखिएगा अक्टूबर 1814 को आई थी, 15 को फिर जो है मुक्त करा दिया था 1815 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में कब हुआ? तो याद रखिएगा 1 अगस्त 1949 को जो है
टिहरी रियासत का जो है भारतीय संघ में, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है इसका जो है एक राज्य के, उत्तर प्रदेश राज्य में इसको मिला दिया गया था 1 अगस्त 1949, याद रखिएगा। उसमें जो अंतिम जो थे इसके शासक जो थे मानवेंद्र शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? टिहरी, श्रीनगर, चांदपुरगढ़ी या फिर देहरादून? तो गढ़वाल के पंवार शासकों की राजधानी कहाँ थी? चांदपुरगढ़ी। किसने टिहरी नगर की स्थापना की? सुदर्शन शाह ने, प्रताप शाह ने, कीर्ति शाह ने या फिर मानवेंद्र शाह ने? तो याद रखिएगा, सुदर्शन शाह ने जो है टिहरी नगर की स्थापना की थी। टिहरी नगर की स्थापना किसने की थी? सुदर्शन शाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल, वसंतदेव, भानुप्रताप या कीर्तिपाल? तो याद रखिएगा, परमार वंश का जो शासन संस्थापक था वो था कौन? कनकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? बिरदेव, वसंतदेव, नरसिंहदेव या ललित शाह? तो साथियों याद रखिएगा, कत्यूरी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बसंतदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किन 3 अभयारण्यों के विलय से बना? राजाजी, मोतीचूर, चिल्ला या राजाजी गोविंद अस्कोट या मोतीचूर केदारनाथ बिनसर या फिर चिल्ला नंदा देवी गोविंद? याद रखिएगा, राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला, इन तीनों को मिला के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इसका जो नाम था राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए रखा गया? श्री राजगोपालचारी जो थे हमारे ना गवर्नर भारत के जो थे, उनकी याद में जो है इसका नाम रखा गया राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किन जीवों के लिए प्रसिद्ध है? गैंडा, बाघ और हाथी, हिम तेंदुआ या लाल पांडा? तो याद रखिएगा, बाघ और हाथी के लिए जो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, किस अभ्यारण्य को कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए जाना जाता है? गोविंद, अस्कोट, केदारनाथ या बिनसर? तो याद रखिएगा, केदारनाथ जो है यहाँ पर इसको जो है वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? फूलों की घाटी या फिर जिम कॉर्बेट, राजाजी या गोविंद? तो फूलों की घाटी जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? अस्कोट, बिनसर, केदारनाथ या फिर फूलों की घाटी? तो सबसे छोटा आपको बताना है, तो सबसे जो छोटा है आपका कहाँ है? बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य है अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो उत्तराखंड में जो हैं 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, केदारनाथ, गोविंद, दुगधवा या अस्कोट? तो दुगधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, कुछ अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं भारत ये उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में सबसे पहले आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड का सबसे, भारत का पहला है, उत्तराखंड का भी है ही। तो ये है आपका 1936 में ये स्थापित किया गया था, ये भी याद है कि हेली नेशनल पार्क के नाम से ये जाना जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बाद में उत्तराखंड का भी हो गया है। तो ये 1936 में, ये चमोली, ये आपका फैला नैनीताल और पौड़ी में फैला हुआ है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ फैला हुआ है? नैनीताल और चमोली में फैला हुआ है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये जो था 1982 में बना, ये वो स्थापित हुआ था, चमोली में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, याद रखिएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में 1982 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको दिया गया है दर्जा। उसके बाद हम बोलते हैं, आते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1983 में स्थापित हुआ था, हाथी और बाघ के लिए प्रसिद्ध है, 1983 में, याद रखिएगा। देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में ये फैला हुआ है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये हिम तेंदुआ और गंगा नदी का यहाँ पर उद्गम स्थल है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो है गंगोत्री जो था 1989 में ये स्थापित हुआ था, उत्तरकाशी में है, याद रखिएगा। लगभग 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जबकि राजाजी जो है लगभग 800 से 900 के बीच फैला हुआ है। नंदा देवी जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है, न कि बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये लगभग 600 साढ़े 600 के बीच फैला हुआ है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, उसके बाद आएगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी है।
गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तरकाशी में लगभग 472 लगभग ये जो है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये भी 1980 में हुई थी, याद रखिएगा। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये दुर्लभ फूलों और औषधियों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो फूलों की घाटी है ये 1982 भी याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में चमोली में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, चमोली में। ये लगभग 87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो आपका अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका। ये है कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, और केदारनाथ भी है वन्य वाला, इससे पहले जो एमसीक्यू हमने किया था। बिनसर्ज वन्यजीव अभ्यारण्य ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। केदारनाथ ये हिम तेंदुआ और कस्तूरी मृग, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। कस्तूरी मृग जो है ये केदारनाथ भी है आपका कस्तूरी मृग के लिए, और अस्कोट वन्यजीव विहार ये भी आपका कहाँ है, वन्यजीव ये कस्तूरी मृग के लिए है। अस्कोट आपका पिथौरागढ़ में है, याद रखिएगा। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये है आपका 1986 में लगभग बना था, 600 वर्ग किलोमीटर में, पिथौरागढ़ में, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं बिनसर वन्यजीव, ये 1988 में, सॉरी 1988 में विनसर वन्यजीव अभ्यारण्य बना था। ये अल्मोड़ा में है, याद रखिएगा। केदारनाथ आपको बताइए। उसके बाद चमोली और रुद्रप्रयाग में आपका कौन फैला हुआ है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में फैला हुआ है, याद रखिएगा, चमोली में और रुद्रप्रयाग में। उसके बाद आपका गोविंद वन्यजीव विहार, ये स्नो लेपर्ड और हिमालयी जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा आपका मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, और सुंदर ढूंगा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, और आपका नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। एक है आपका आसन वन्य, ये आपका अभ्यारण्य है देहरादून में, ये भी याद रखिएगा, 2005 में बना था। रिसेंट जो था, जो बने हुए हैं करंट के जो बने हुए हैं, वह आसन वन्य जीव अभ्यारण्य है, 2005 में देहरादून में स्थित है। और एक बना हुआ आपका झिलमिल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। झिलमिल और आसन, ये याद रखिएगा दोनों, एक याद रखिएगा आसन अभ्यारण्य, एक है आपका झिलमिल। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये 2005 में बने हुए हैं, स्थापित हैं। आसन जो है देहरादून में है, और आपका झिलमिल वन्य जीव अभ्यारण्य ये हरिद्वार में है। नेक्स्ट, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क हैं। तो नेशनल पार्कों में सबसे पहले आपका आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह असम में है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर में ये शामिल है। दूसरा आता है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। बाघ, तेंदुआ, पक्षियों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में, ये भी बारहसिंगा और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में काफ़ी मिलेंगे आपको। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। जंगल बुक जो है यहीं से है, इसकी प्रेरणा से इसका स्थल माना जाता है। कौन, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये उड़ीसा में है, बाघ और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, यूनेस्को विश्व धरोहर में ये भी शामिल है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ है, राजस्थान में है। रणथंबोर राजस्थान में है, बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, याद रखिएगा, हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। डांचीगांव राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, ये हुंगल हिरण के लिए प्रसिद्ध है। और एक आता है आपका, नेक्स्ट आते हैं आपके मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा, हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, हाथियों और दुर्लभ वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बाघ और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में है ये। और ये राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट की जैव विविधता के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। अगर हम वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें भारत के, तो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले इसमें आता है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, असम में है, बाघ और एक सींग वाले जो गैंडे उसके लिए प्रसिद्ध है। ये भी पाक्के वन्यजीव अभ्यारण्य, ये अरुणाचल प्रदेश में है, हॉर्नबिल पक्षी और तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान में है, ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये गुजरात में है, ये प्रवासी पक्षियों के लिए भी ये प्रसिद्ध है।
नल सरोवर कहाँ है, गुजरात में, याद रखिएगा। एक आपका आता है भीतरकर्णिका, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भीतरकर्णिका जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, उड़ीसा में है। खारे पानी की मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। पंपा वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है। हाथी और बाघ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। कौशिक वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है। यह दुर्लभ वन्य जीवों की प्रजातियों के लिए जाना जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य ये महाराष्ट्र में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है पक्षी जो होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो थे आपके राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा भारत में कुल जो है 106 राष्ट्रीय उद्यान है, लगभग 567 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जिसमें हमने बात की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। गिर जो है आपका गुजरात में है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। डाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, और ये जो आपका हिरण, हुंगल हिरण के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट आपके वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर हम बात करते हैं मेलों से संबंधित, तो उत्तराखंड में कौन सा मेला कुमाऊं का कुंभ कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, जौलजिली मेला जो है कुमाऊं का कुंभ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटर फेस्टिवल उत्तराखंड में किस क्षेत्र में मनाया जाता है? याद रखिएगा उत्तरकाशी में ही मनाया जाता है बटर फेस्टिवल। तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ें तो उत्तराखंड में दियारा, उत्तरकाशी में एक दियारा बुग्याल है, वहाँ मनाया जाने वाला यह त्यौहार है। 2024 में बटर फेस्टिवल मनाया गया था यहाँ पर 16 अगस्त को। दियारा बुग्याल में अंडूरी उत्सव, जिसको हम क्या बोलते हैं, मक्खन की होली भी बोलते हैं, यहाँ पर ये इसकी शुरुआत की गई थी, चंदन सिंह राणा ने शुरुआत की थी। मक्खन की होली के नाम से अंडूरी उत्सव जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जौनसार जाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? माघ मेला, बजहर, नुणाई या फिर आपका झगड़ा। तो याद रखिएगा बजहर जो है आपका जौनसारी जाति का प्रमुख त्यौहार है। साथ ही उत्तराखंड में कुछ मेले हैं और वो किस जगह में होते हैं इसके बारे में एक विस्तृत यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। नंदा देवी मेला जो होता है अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में नंदा देवी को ही समर्पित मेला है, खासकर अल्मोड़ा में होता है। जौलजीबी मेला ये पिथौरागढ़ में है, नेपाल और भारत के व्यापारियों का पारंपरिक मेला है। गोरी और काली नदियों के बीच ये जौलजीबी मेला लगता है, याद रखिएगा। बगवाल मेला जो है चंपावत देवीधुरा क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, पत्थर के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि पत्थर पर अब बैन लगा दिया गया है, फिर भी यहाँ पर पत्थर की जो है यहाँ पर प्रसिद्ध है, पत्थर की यहाँ पर जो है मारते हैं एक दूसरे को। श्रावण मेला जो है जागेश्वर में होता है, जागेश्वर में याद रखिएगा श्रावण मेला जो है जागेश्वर में होता है, शिव भक्तों का यहाँ पर मेला होता है। गौचर मेला जो है गौचर नहीं की चमोली में होता है, कृषि और पशुपालन के लिए ये प्रमुख मेला है। गगनानी मेला ये उत्तरकाशी में होता है, धार्मिक और सांस्कृतिक में मेला होता है, याद रखिएगा। चंपावत में भी होता है एक मेला आपका, पूर्णागिरि मेला होता है चंपावत में। तो पूर्णागिरि मेले जो है चंपावत में होता है, पूर्णागिरि मंदिर में होता है, शक्तिपीठ जो है पूर्णागिरि में ये आयोजित किया जाता है। एक होता है आपका कंडाली मेला, ये धारचूला में होता है, पिथौरागढ़ में हर 12 साल में ये आयोजित होता है। इससे संबंधित भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो उत्तराखंड में होने वाला जो नंदा देवी मेला है मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? तो याद रखिए नंदा देवी को यह समर्पित है। नेक्स्ट है, जौलजीबी मेला मुख्य रूप से किन दो देशों के व्यापारिक संबंधों से जुड़ा हुआ है? याद रखिएगा भारत और नेपाल से यह जुड़ा हुआ है जौलजीबी मेला। बगवाल मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? ये देवीधुरा चंपावत में आयोजित किया जाता है बगवाल मेला, याद रखिएगा। उत्तराखंड में हर 12 साल में आयोजित होने वाला कंडाली मेला कहाँ मनाया जाता है? ये धारचूला पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। गोचर मेला मुख्य रूप से किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? याद रखिए कृषि और व्यापार के लिए जुड़ा हुआ है। हरेला पर मुख्य रूप से किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है? तो हरेला पर जो है पर्यावरण संरक्षण और कृषि से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। फुलदेवी त्यौहार मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पर फुलदेवी में फूल और चावल का जो है उसमें उपयोग किया जाता है। फुलदेवी त्यौहार जो है बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ईगाज बगवाल किस त्यौहार से संबंधित है? ईगाज जो होता है आपको दिवाली के 11वें दिन मनाया जाता है, यह दिवाली से संबंधित है। उत्तरायणी मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? ये बागेश्वर से संबंधित है, याद रखिएगा उत्तरायणी मेला। उलगिया त्यौहार उत्तराखंड के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो उलगिया त्यौहार याद रखिएगा ये जुड़ा हुआ है आपका कुमाऊं से संबंधित है उलगिया त्यौहार। उत्तराखंड के पारंपरिक और जनजातीय त्यौहार भी हैं, जैसे लोसार जो त्यौहार है वो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? भोटिया जनजाति द्वारा लोसार जो है त्यौहार मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो झगड़ा मेला जो है आपका जौनसार भावर में मनाया जाता है। देवोत्थान एकादशी किस देवता के जागरण से जुड़ी हुई है? ये विष्णु
की से जुड़ी हुई है, विष्णु भगवान से जुड़ी हुई है। गंगा दशहरा मुख्य रूप से उत्तराखंड के किस धार्मिक स्थल से में मनाया जाता है? हरिद्वार में मनाया जाता है गंगा दशहरा। तो साथियों, ये थी उत्तराखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान। अब हम पढ़ते हैं हिंदी से संबंधित। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है तो इसको हम फटाफट करेंगे। पहला है पर्यायवाची शब्द। उषा का पर्यायवाची शब्द क्या है? संध्या, भोर, निशा, दिनकर। तो याद रखिएगा, उषा का जो पर्यायवाची है भोर होता है। नेक्स्ट है अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, पूछ रहा है। अनल, पावक, शिखा, दीप्ति। तो इसका आंसर रहेगा दीप्ति। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? निशाकर, दिनकर, रवि या भास्कर। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? निशाकर होता है। सिंह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? केसरी, मगराज, शार्दुल या द्विपद। तो द्विपद जो होता है वो सिंह का पर्यायवाची नहीं होता है, वहाँ की केसरी, मगराज और शार्दुल जो हैं सिंह के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है आपका सागर का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? वारिधि, अर्णव, अंबुज या सिंधु। तो अंबुज जो होता है ये सागर का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी वारिधि, अर्णव और सिंधु ये जो होते हैं सागर के पर्यायवाची होते हैं। विलोम शब्द की बात करें, स्थिर का विलोम क्या है? स्थिर का चल, जड़, ध्रुव या निरंतर। तो आपका रहेगा इसका आंसर स्थिर का क्या हो जाएगा? चल, विलोम। विशाल का विलोम क्या होगा? विशाल का विलोम क्या? सूक्ष्म, नगण्य, तुच्छ या संकुचित। तो विशाल का हो जाएगा संकुचित विलोम। स्वतंत्र का परतंत्र, निर्बल, पराधीन या बाधित। तो बताइएगा स्वतंत्र का क्या हो जाएगा? परतंत्र या पराधीन। तो स्वतंत्र का होता है पराधीन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन, यथार्थ का विलोम क्या होगा? यथार्थ का भ्रम, मिथ्या, झूठ या असत्य। तो इसका हो जाएगा यथार्थ का मिथ्या। नेक्स्ट है प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन का क्या होगा? नवीन, परंपरागत, मौलिक या अप्रचलित। तो प्राचीन का क्या होता है? नवीन। तद्भव तत्सम शब्द हम देखते हैं अब हम। दूध का तत्सम रूप क्या होगा? दूध का बताना है, तत्सम रूप क्या होगा? दुग्ध, दही, दधि, दुग्ध या दूध्य। तो इसका होता है पहला ऑप्शन रहेगा दुग्ध। पानी का तत्सम रूप क्या होगा? तो पानी का जो तत्सम रूप होता है वो क्या हो जाएगा? जल, वारी, नीर या सिंधु। तो जल हो जाएगा आपका तत्सम रूप। नेक्स्ट है सूरज का तत्सम रूप क्या होगा? सूरज का तत्सम रूप क्या होगा? सूर्य, सूर्यमणि या रविंद्र। तो सूरज का जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा? सूर्य होगा। नदी का तद्भव रूप क्या होगा? नद, जलधि, जलधारा या नदिया। तो याद रखिएगा तद्भव पूछ रहा है तो तद्भव क्या हो जाएगा? नदिया। राजा का तत्सम रूप क्या होगा? रजक, राज, राजन या राज्य। तो राजन जो हो जाएगा, राजा का क्या हो जाएगा? तत्सम रूप हो जाएगा, याद रखिएगा राजन। नेक्स्ट है आपके उपसर्ग और प्रत्यय। अन्याय में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अन्याय में अनुपसर्ग लगा हुआ है, याद रखिएगा। परिश्रम में कौन सा लगा हुआ है? परि लगा हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मालिनी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? मालिनी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो याद रखिएगा ई लगा, मालिनी, ई। विपत्ति में कौन सा लगा हुआ है? विपत्ति में क्या लगा हुआ है? वी लगा हुआ है। नेक्स्ट है साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो साहित्यिक में जो है इक प्रत्यय लगा हुआ है, याद रखिएगा इक प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है आपके समास से संबंधित। गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार में जो है आपका तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा तत्पुरुष समास है। चंद्रमुखी में कौन सा समास है? चंद्रमुखी में कौन सा समास? बहुब्रीहि समास होगा। रथ चक्र, रथ का चक्र यानी कि कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अर्धनारीश्वर में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व या तत्पुरुष बहुब्रीहि कर्मधारय है तो इसमें द्वंद्व हो जाएगा। अर्धनारीश्वर है ना, द्वंद्व है, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियों को हम देखते हैं अब हम। नाक कटना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सुंदर होना, अपमानित होना, बहादुर होना या अमीर होना। तो नाक कटना मीन्स होता है अपमानित होना। नेक्स्ट है आंख का तारा, इसका मतलब क्या होता है? बहुत प्रिय, याद रखिए बहुत प्रिय व्यक्ति को हम बोलते हैं आंख का तारा। 9 2 11 हो जाना मीन्स भाग जाना, सिंपल सा है। पल में तोता पल में माशा, इसका क्या अर्थ होता है? पल में तोता पल में माशा, इसका मतलब होता है मन का बदलना। हाथ मलना का अर्थ क्या हो जाएगा? सिंपल सा है पछतावा, पछताना यानी कि। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग से संबंधित हम लेके आए हैं आपके लिए क्वेश्चंस।
तो रीजनिंग क्वेश्चन में है सबसे पहले 1, 4, 9, 16, 25 क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, 3 का अंतर है पहले, उसके बाद कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, फिर आपका 7 का अंतर है, फिर 9 का अंतर है, तो यानी कि 11 का अंतर होगा। तो 25 में 11 जोड़ दीजिए, 36 का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 240 है और उनका एचसीएफ जो है 4 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो क्या करेंगे, गुणनफल दो संख्याओं गुणनफल 240 है, यानी कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर 240। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 240 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 4 6 24, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल को 25 में लिखाते हैं तो बॉल को क्या लिखेंगे। देखो ए क्या होता है आपका 1 होता है, एल होता है आपका 12, ये भी 12, बार बार 24 और एक 25, तो कहने का मतलब है ये तो आपका 25 है ही, तो बी यानी कि 2 नंबर में आता है, तो 25 और 2 27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यदि 5 गुणा 2 बराबर 9 है, 6 गुणा 3 15 है, 7 गुणा 4 23 है, तो 8 गुणा 5 क्या होगा। तो देखिए क्या पैटर्न बैठ रहा है इसमें, 5 गुणा 2 यानी कि 10 होता है, तो एक कम कर दिया यहाँ पर, 6 3 18, तो कितना है 15 लिख दिया, तो 3 कम कर रखा है, 7 चक्को 28 है, आंसर 23, तो 5 कम कर रखा है, यानी कि 1 3 5 का अंतर आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर कितने का अंतर होगा, 7 का होगा, तो यानी कि 8 पंजे 40, 40 में से 7 कम कर देंगे तो कितना जाएगा 33, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर श्रृंखला को कंप्लीट करनी है, 2 6 12 20, क्वेश्चन मार्क है 42, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अगेन यहाँ पर देखिए 2 और 6 में कितने का अंतर है, 4 का, 4 और 12 में 6 का अंतर है, 12 और 20 में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है, यानी कि 4 6 8, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 10 का अंतर आना चाहिए, और फिर कितने आना चाहिए, 12 का अंतर आना चाहिए। तो अगर हम 20 में 10 जोड़ दें तो 30 आएगा, और 30 में 12 जोड़ दें तो 42 आएगा, तो यानी कि 30 इसका आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 2 है, बी बराबर 4 है, सी बराबर 6 है, तो जेड की वैल्यू क्या होगी। तो ए कहाँ पर आता है, 1 पर आता है ना, और बी कहाँ पर आता है, 2 पर आता है, और सी कहाँ पर आता है आपका 3 पर आता है। देखो 2 का वर्ग कर दिया तो 4 बन गया, 3 को का वर्ग कर दिया, 3 का मतलब 2 से गुणा कर दिया तो डबल कर दिया तो 6 आ गया, 1 का डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यानी कि डबल का रखा है 26, 26 नंबर में क्या आता है, जेड आता है, तो इसको भी गुणा कर देंगे 2 से, तो 26 दूनी कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, तो आंसर नंबर बी इसका सही होगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की जो सुई है उसमें बज रहा है 6:30, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 60h माइनस 11m/2। एच का मतलब घंटे होता है, तो 60 घंटे कितने बचे हैं, 6 में है आपके, माइनस 11m मतलब मिनट हो गए, 30 हो गए मिनट, बट्टे 2 कर देंगे, तो 6 चक्का 36, यानी कि 360 हो गया, और ये कितना हुआ आपका 11 33 हो गया, सॉरी, तो 300 कितना हो गया, ये 30 हो गया, कम माइनस कर देंगे इसको, तो 0 6 में 30 आ गया, यानी कि यह हम कर देंगे 30/2, यानी कि आपका 15, तो ये 15 डिग्री आएगा। हालांकि ऑप्शन में लिखा नहीं है, तो ये ऑप्शन एक गलत होगा, तो एक ऑप्शन यहाँ पर 15 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो 15 डिग्री आप देख भी सकते हैं, घड़ी की जैसी सुई है, 6:30 अगर बजे हैं, यहाँ 12 हो गए, यहाँ 6 हो गया, और ये 7 हो गया। जब 6:30 बजेंगे तो घंटे की जो सुई होगी, छोटी वाली सुई थोड़ा 6 और 7 के बीच में आएगी ना, और इसको छोटा बनाएंगे घंटे की सुई को, और मिनट की सुई कहाँ आएगी, एग्जैक्ट 6 पर आएगी। तो आपको पता है एक खाना जो है 7 से लेकर 6 तक कितने का होता है, आपका 30 डिग्री का होता है एक खाना, तो कितना हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे, नहीं 15 डिग्री। इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, घड़ी की सुई बनाइए, प्लस माइनस गुणा भाग नहीं करनी पड़ेगी। आप यहाँ लिख दीजिए 12, यहाँ 6 लिख दीजिए, यहाँ 7 लिख दीजिए, घड़ी बनाइएगा, घड़ी में आपका 6:30 बजाना है, तो ये आप बना लीजिए फट से। तो आप देखिए कितना इसमें गैप है, यहाँ पर कितने खाने हैं, एक कोई भी खाना नहीं है ना ज़्यादा इसमें, 6 में भी हो 7 दोनों हैं, तो 0 खाने हो गए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मिनट देखना है, मिनट देखना, तो मिनट का क्या कर दो आप, आधा कर दो, मिनट का आधा कर देंगे, यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 डिग्री इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में आपको और समझ में आएगा वाली ट्रिक, ये वाले क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा तो देखिए, जैसे 3:15 है, तो आप क्या करिए 3:15 की घड़ी बनाइएगा, तो यहाँ पर आपका 3 होगा, ये 12 हो गया,
तो 3:15 बजाने हैं। तो 3:15 में क्या होगा आपका, हल्का सा जो सुई होगी वो एग्जैक्ट 3 पर नहीं होगी, थोड़ा सा इधर को आ जाएगी, घंटे वाली जो सुई है 3 के नज़दीक आएगी। और उसके बाद आपका जो है ये वाली जो सुई होगी, मिनट वाली जो सुई होगी, वो आपकी यहाँ पर आएगी, कहाँ पर, 3 पर एग्जैक्ट। तो इनके बीच कोण बताना है। तो देखिए 3 और 4 के बीच तो खाना कुछ है नहीं, तो आप क्या करेंगे, खाली मिनट वाले को देखेंगे। तो मिनट वाले को देखेंगे तो क्या होगा, 15/2 कर देंगे तो कितना जाएगा, 7.5 आ जाएगा। कितना जाएगा, 7.5 डिग्री का कोण आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसको। फॉर्मूले से कैसे करेंगे, देखिए फॉर्मूले से जो फॉर्मूला बताया था 60H - 11m/2। तो 60 गुणा H कितना है आपका 3 - 11, मिनट कितने हैं आपके 15। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 करेंगे तो कितना हो गया, 180 हो गया। और 15 को 11 से आपका करेंगे, कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा। तो आ गया 10 में से 5 गया, 5 हो गया, और यहाँ पर 7 हो गया, तो 15 आ गया। देखो तो 15/2 यानी कितना आ गया, 7.5 डिग्री। यहाँ से भी आ जाएगा। तो किसी से भी आंसर निकालो। तो बस इसमें है कि आपका गुणा भाग होगी, और घड़ी देख करके बनाएंगे तो सीधे आप कर देंगे, सीधे 15 का कर देंगे, हाफ कर देंगे। नेक्स्ट है जैसे कि 10:10 हैं। तो 10:10 में क्या होगा, देखिएगा घड़ी की सुई बनाएंगे। यहाँ 12 होगा आपका, 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 11 होगा, या 10 होगा। तो 10:10 में क्या होगा, 10:10 में आपका 10 यहाँ पर आएगा छोटी वाली सुई, और मिनट वाली इधर आएगी। तो कितने खाने हो गए, 1 2 3 4 खाने हो गए। तो आपको क्या करना है, 4 खानों को 30 से गुणा कर देना है। अब मिनट वाली सुई क्या है, आगे है। देखिएगा क्लॉकवाइज देखेंगे तो मिनट वाली सुई आगे है। तो अगर मिनट वाली सुई आगे है तो माइनस लगाएंगे, अगर मिनट वाली पीछे होती तो प्लस करते। यानी कि घंटे वाली सुई आगे होगी तो प्लस लगाएंगे, और घंटे वाली पीछे होगी तो फिर माइनस लगाएंगे। या कह सकते हैं मिनट वाली सुई आगे होगी तो माइनस, पीछे होगी तो प्लस करेंगे। जितने खाने हैं 4 से गुणा कर देंगे, और मिनट कितने यहाँ पर हैं, देखो 10 हैं, तो 10 का आधा कर देंगे, यानी कि 5 कर देंगे, इस तरह से। तो ये कितना होगा, 120 ही हो गया, -5। 120 और 5 कितना होगा, 115 आ जाएगा। ठीक है, तो हालांकि यहाँ 115 अब लिखा नहीं है, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग होंगे इनके आंसर। अब यहाँ से देख लीजिएगा, इसको 115 डिग्री आएगा। ठीक है, अगर ये 115 डिग्री आ रहा है तो देखो ये कोण भी तो बन रहा है इसमें, ये वाला कोण भी तो बन रहा है। तो ये पूरा कितना है, डायल आपका 360 है, तो इसमें से 115 आप घटा देंगे। 115 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 245 आ जाएगा। तो आंसर अगर 115 लिखा होगा तो उसमें टिक कर देंगे, अगर 245 लिखा होगा तो उसमें टिक कर देंगे। क्योंकि घड़ी की जो सुई है, घंटे की सुई और मिनट की सुई, यहाँ से भी कोण बना सकती है और इधर से भी कोण बना सकती है नहीं। तो जो भी ऑप्शन होगा वो आप कर सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी जैसे 7.5 है तो आप यहाँ से उसको क्या कहते हैं, उतना माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। अगर इसको फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूले से भी हो जाएगा। देखो फॉर्मूले से क्या है आपका, 60H माइनस क्या था, 11m था, है ना, /2 है। तो 60H दोनों 10-10 हैं, तो कितना होगा, 600 हो गया, और ये कितना होगा, 110 हो गया /2। तो 600 में से 110 गया, कितना आ गया आपका, ये होगा 490 हो गया /2। कितना आ गया, देखो 45, है नहीं। तो आपका आ गए, सॉरी 200, कितना जाएगा, 240। 2 दूनी 4 हो गया, और हाँ 200 कितना जाएगा, ये 2 चक्को 8, हाँ 2 पंजी 245 इसका आ जाएगा। देखो ठीक है, और वहाँ से कितना बना था, शॉर्टकट तरीके से डायल करके हमने अगर बनाया था तो कितना, 115। तो इन दोनों को जोड़ देखो, 115 ही हो गया, 245 जो है कितना आएगा, 360 आना चाहिए दोनों तरफ से जोड़ के। तो ये ऑप्शन हालांकि गलत लिखे हुए हैं, याद रखिएगा। देखिएगा 5:10 हुए हैं, तो उस वक्त घड़ी की जो है मिनट और उसके बीच क्या कोण होगा। तो आप क्या करेंगे, 5:10 दिखा देंगे। यहाँ 6 होगा तो यहाँ 5 होगा, तो 5 बजकर यहाँ 12 हो जाएगा, 1 हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा बनेगा, ये 2 3 4, तो कितना है, 1 2 और 3, यानी कि 3 खाने बने हुए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे आप इसको, 3, 1 खाना 30 डिग्री का होता है, तो 30 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब देखो घंटे की सुई आगे है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ 10 लिखा हुआ है, मिनट 10 है, तो 10 का आधा कर देंगे, कितना होगा, 5। तो 30 और 3 कितना होगा, 90 हो गया, और +5, तो इससे डायरेक्ट जल्दी निकल जाएगा, यानी कि 95 डिग्री का इसमें जो होगा एंगल होगा। और यहाँ से करेंगे तो 360 में से 95 घटा देंगे, तो जितना आएगा वो भी ऑप्शन में आ सकता है।
देखिए नेक्स्ट इस तरह का करते हैं जिसमें कि घंटे की सुई न होकर के मिनट की सुई हो। जैसे 5:40 है, 5:40 है, 5:40 है अगर, तो फिर अगेन घड़ी बनाएंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा, तो 5:40 है, तो 5:40 यानी कि 7-8 यहाँ आएगा। ठीक है, अब मिनट वाली सुई के है आगे है तो माइनस करेंगे। खाने कितने होंगे, 8 में से 5 गया आपका 3 हो गया, तो 1 2 3 गिन भी सकते हैं। तो 3 गुणा 30 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और माइनस क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मिनट की सुई आगे तो माइनस करेंगे, तो मिनट की सुई आगे हैं माइनस करेंगे। यहाँ कितना लिखा है, 40 लिखा है, तो 40 का आधा कर देंगे यानी कि 20। तो 90 में से 20 गया यानी कि 70 डिग्री का यहाँ पर होगा कौन होगा, याद रखिएगा। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। इसी को आप वैसे भी कर सकते हैं, 60H माइनस 11M/2 करके भी कर सकते हैं। तो 60 गुणा H कितना, 5:40 है, तो 5 घंटे में आ जाएगा, माइनस 11 गुणा 40/2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका ये 60, और कितना होगा 6×5 = 30, 300 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 11×4 = 44, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा आपका ये इस तरफ वाला कौन दिखाएगा। ठीक है ना, 0 हो जाएगा यहाँ पर, 440 और 300, तो कितना आएगा, ऊपर लिखेंगे 440 और 300, यानी कि 140 हो जाएगा। 140 में से क्या करेंगे आप, 140 का आधा कर देंगे, देखो 70 ही आया है। ठीक है नहीं, इधर वाला कौन निकालना है तो माइनस कर देंगे 360 से, प्लस यहाँ माइनस आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आप बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिखिएगा और छोटी वाली को नीचे लिखिएगा, माइनस यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो अंतर कितना है ये ध्यान देना है। तो अंतर 140 का आ रहा है, तो 2 कर देंगे, तो यहाँ पर भी देखो 70 आ रहा है। अगर 70 ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो आप 360 में से क्या करेंगे, 70 को घटा देंगे, तो वाला ऑप्शन दिया होगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो आज इतना ही, काफ़ी लेंदी हो गई है वीडियो, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।